लास्ट लेक्चर में हमने गॉसेस लॉ देखा। आज के लेक्चर में हम उसके एप्लीकेशंस देखते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो कोई चार्ज्ड वायर है और उसकी वजह से उस वायर के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है। तो इस केस में हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉस लॉ की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है और इससे आर इतनी दूरी पर हम लोगों ने एक पी पॉइंट लिया हुआ है। अब इस पी पॉइंट पर इस वायर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस किसे कहा जाता है? ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है। जिस पॉइंट पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है, उस पॉइंट से आप लोगों को एक सरफेस ड्रॉ करना होता है जो पूरी तरह से क्लोज्ड होना चाहिए। जैसे कि अभी हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने क्या किया, यहां से एक लाइन जो है, एक सरफेस जो है वो ड्रॉ किया। तो ये जो सिलेंडर आप लोग देख रहे हो इसकी चारों तरफ, इसे हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं, जो पूरी तरह से इमेजिनरी होती है। क्योंकि हमें पता है कि गॉस लॉ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहेंगे, जो कि पूरी तरह से इमेजिनरी है। ठीक है, और जैसे हमने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था? द लाइन इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट ds बार is equals to Q inside अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला जो था इसे प्रूव भी किया था। अब जिन्होंने वो देखा नहीं, पहले उसे देखो कि ये किस तरह से इसे हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एक स्ट्रेट वायर है और हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 टाइप्स पढ़े थे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। उसमें जो फर्स्ट था उसे हम लोग कहते थे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता था लीनियर चार्ज डेंसिटी से। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसके अलोंग द लेंथ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी से डिफाइन करते थे और इसे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग लैम्बडा से। ठीक है, तो ये क्या होता था? ये होता था चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पर ये जो वायर हम लोगों ने ली है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है, उन्होंने जो कहा है वो कहा है इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, और हम तो यहाँ पे लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, ये उसकी लेंथ होगी कुछ ना कुछ। तो इसको समझो, ये इनफाइनाइटली का मतलब क्या है कि ये आर जो डिस्टेंस है ये यल के कंपैरिजन में काफी कम है। मतलब ऐसे इमेजिन करते हैं कि अगर ये 1000 सेंटीमीटर है तो ये सिर्फ सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, ऐसे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस आर के कंपैरिजन में इस ये यल जो है ये काफी ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं इनफाइनाइटली। तो इनफाइनाइटली आर और यल के बीच में जो है वो अप्लाई किया हुआ है, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, तो Q अपॉन यल, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगी वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब अब ये फॉर्मूला जो है लाइन इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट ds बार इक्वल टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो है Q अपॉन यल। तो सबसे पहले अब इसे देख लो एक बार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये स्मॉल एरिया है, ठीक है नहीं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर हम लोग इस वायर के लिए देखें तो इस वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रही है वो कैसी होगी? पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? आउटवर्ड होती है, सही है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, सही है। यहां से भी इस तरह से बाहर ही रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है
वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, इस तरह से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग इस तरह से शो करते हैं, जो परपेंडिकुलर होते हैं उस चार्ज को। तो यहाँ से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब प्रोड्यूस्ड होंगी वो कैसी रहेगी, इस आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग सरफेसेस देखें तो 3 सरफेसेस की हम लोग बात कर सकते हैं। ये देखो, ये जो है ये फर्स्ट सरफेस है, ये सर्कुलर, देख रहे हो? जैसे कि अगर ये सिलेंडर दिखाई दे रहा है, तो इसका अगर मैं ये टॉप व्यू देखूँ, तो टॉप व्यू किस तरह से दिखाई देगा मुझे? सर्कुलर दिखाई देगा। तो ये एक सरफेस एरिया अपने लिए कंसिडर होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, जिसका जो बॉटम है, यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? सर्कुलर पार्ट ही दिखाई दे रहा है। ठीक है? इसका बॉटम पोर्शन हो या टॉप पोर्शन हो, वो दोनों अपने लिए एक सर्कल करके ही काम कर रहा है। और इसका जो अब ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला, ठीक है? तो इस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ऐसी होंगे, सही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी प्रोड्यूस होंगी, चाहे वो यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो। तो ये बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है? अब हम लोग एरिया की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया, कंसिडर कर लो ये डीएस है। ये फर्स्ट सरफेस एरिया है ना अपने लिए, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट सरफेस एरिया की अगर हम लोग बात करें, तो सरफेस एरिया जो है इसका डायरेक्शन कैसे होता है? एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस को आउटवर्ड परपेंडिकुलर होती है। मतलब कि इसकी जो डायरेक्शन होंगी ये इस तरह से होंगी। जैसे ये कोई सरफेस है, तो इस सरफेस का जो एरिया है इसके डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होती है। उसी सरफेस को परपेंडिकुलर होंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? तो ये होगा अपना डीएस, यहाँ पे ये डीएस की डायरेक्शन बनेगी। समझ रहे हो? तो फर्स्ट केस के लिए देखो, फर्स्ट केस के लिए अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डीएस, इन दोनों में एंगल जो है वो 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। तो थीटा यहाँ पे कितना बनेगा? थीटा बनेगा 90 डिग्री, ठीक है? सेकंड केस के लिए देखो, सेकंड केस के अंदर ये सरफेस एरिया आप कंसिडर कर लेते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया है कोई, इस तरह से। तो अगर इस एरिया को हम लोग कंसिडर करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होंगी, आउटवर्ड। समझ रहे हो या नहीं? ये जो एरिया है, ये एरिया को अगर हम लोग लेंगे, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होंगी? इसी सरफेस को परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे थीटा कितना होगा? सेकंड एरिया के अंदर थीटा बन जाएगा 0 डिग्री, सही है? और थर्ड केस, अब ये फर्स्ट केस और थर्ड केस सेम ही। मान लो यहाँ पे हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया, डीएस। अब एरिया जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका एरिया की डायरेक्शन कैसे होंगे? इस तरह से होंगे। तो इस तरह से हम ये जो एरिया है वो शो करेंगे। तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा? यहाँ पर भी थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है? चलो अब इसे स्प्लिट कर देते हैं। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला था, ये तीनों केसेस के लिए लगा देंगे। फर्स्ट वन, अब ये लाइन इंटीग्रल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्लोज सरफेस नहीं ले रहे, हम सेपरेट कर रहे हैं उसे। तो ये आ जाएगा ई बार डॉट डी एस फॉर फर्स्ट एरिया, सेकंड ई बार डॉट डी एस बार प्लस थर्ड ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है? चलो अब इसे ओपन कर देते हैं। तो इसे अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे थीटा कितना है? यहाँ पर थीटा है फर्स्ट एरिया के लिए 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा है 0 डिग्री और यहाँ पर थीटा है फिर से 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन फॉर सेकंड एरिया ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब ये पूरी टर्म 0 बनेगी और ये भी टर्म 0 बन जाएगी। बचेगा कौन यहाँ पे? सिर्फ यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन, ये जो सेकंड एरिया हम लोगों ने कंसिडर किया था वही लेना है। सो ई इंटू डी एस
इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई जो है ये तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, देखो, तो ये जो क्यू है ई है इसे बाहर ले लो, ई बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो हमने सेकंड फॉर्मूला लिखा था उसे एक बार देखना है। सेकंड फॉर्मूला हमने लिखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था? ये था लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन यल। तो यहाँ से हमें क्यू कितना मिलेगा? क्यू मिल जाएगा लैम्बडा इंटू यल। सही है। यहाँ से अगर हम लोग क्यू की वैल्यू निकाले तो कितना मिलेगा हमें? लैम्बडा इंटू यल। मतलब ये जो लेंथ आप लोगों को दिखाई दे रही है इस वायर की, इसके अंदर टोटल चार्जेस कितने होंगे? लैम्बडा इंटू यल होंगे। ठीक है, तो वही हमें चाहिए कि कितने चार्जेस उसके अंदर है। तो इस क्यू इनसाइड की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? लैम्बडा इंटू यल लिख सकते हैं। तो ये ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब इसके बारे में सोचो, ये वाले एरिया की बात कर रहे थे हम। सही है, अगर मैंने इस छोटे से एरिया को इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे ये जो सरफेस है पूरा ये मिल जाएगा। और ये क्या है? ये सरफेस एरिया है किसका? सिलेंडर का। और सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? बोलो, 2πr/L इज इक्वल्स टू, और क्यू इनसाइड की जगह पे क्या लिखना है? लैम्बडा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से हमें E का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। सो वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एल डिवाइडेड बाय 2πr/L इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे यल इस यल के साथ कैंसिल होगा और फाइनल फॉर्मूला होगा अपने पास लैम्बडा इज इक्वल्स टू, सॉरी, ई इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लो, सही है, लैम्बडा अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब इस चार्ज वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कितनी है? लैम्बडा अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। हम एक चेंजेस इसके अंदर और कर सकते हैं। देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1/4π एप्सिलॉन नॉट लगा दिया तो हमें पता है कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ तो यहाँ पे अगर हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट करें तो क्या बन जाएगा ये? यहाँ पे मुझे 4 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 लैम्बडा और नीचे आ जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे E इक्वल टू 2 इंटू के लैम्बडा। देखो, अब 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जगह पे मैंने के रख दिया डिवाइडेड बाय आर। तो ये फॉर्मूला भी बनेगा और इससे भी कैलकुलेशन अपने आसान होंगे। क्लियर है? तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आ रही है हमें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो आर डिस्टेंस है, मतलब जितने दूरी पे हमने इस पी पॉइंट को रखा हुआ है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे बनेगा? बोलो, ग्राफ कैसे बनेगा इसका? जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देते हैं इसका, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इस तरह का ये डिक्लाइन कर्व जो है वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से समझ में आ चुका हो। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5 मीटर फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर with a linear charge density of 5 into 10 to the power -3 कूलोम पर मीटर। जैसे कि देखो, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जैसे हमने अभी लिया था और यहाँ से आर इतनी दूरी पे, मतलब आर कितना है? 5 मीटर है। तो यहाँ से 5 मीटर इतनी दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रही है वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप लोगों के पास
लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू दे दी है, आर की भी वैल्यू उन्होंने दे दी है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। आर है अपने पास 5 मीटर, उसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्बडा, इसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ कूलोम पर मीटर, और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। देखो दो फॉर्मूले अपने पास, एक है ये E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट और 2k लैम्बडा अपॉन आर। तो ये दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लैम्बडा की वैल्यू अपने पास है, आर की भी वैल्यू है और के की भी वैल्यू है। के कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो आप दोनों में से कोई भी यूज करो, लेकिन इसमें इसके अंदर क्या होगा, कैलकुलेशंस जो है वो ईजी हो जाएंगे। तो हम सेकंड फॉर्मूला लगा देते हैं अभी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी हैव E is equals to 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर। इसमें वैल्यू रखना है 2 इंटू के कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू लैम्बडा दिया गया है 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर, और आर है 5 मीटर। तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर मिलेगी 2 इंटू 9 18 इंटू 10⁻⁹ मतलब 6। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो यूनिट्स होते, जैसे कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है, साथ ही साथ E इज इक्वल टू वी अपॉन डी भी है। तो ये पढ़ेंगे हम कैपेसिटेंस के अंदर। तो एफ अपॉन क्यू मतलब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, चार्ज का क्या होता है कूलोम, न्यूटन पर कूलोम ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। साथ ही साथ यहाँ पर v मतलब पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल का होगा वोल्ट और ये डिस्टेंस होगा मीटर। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही ऐसा यूनिट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलोम बोलो या फिर वोल्ट पर मीटर, ऐसे भी हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी अपने पास, ये होंगी 18 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलोम। क्लियर है।